नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। हमारे व्यूअर्स के काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि इथेरियम 2.0 के आने के बाद में माइनिंग का क्या होगा। तो ऐसे ही कई सारे सवालों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इथेरियम के इतिहास के ऊपर। 30 जुलाई 2015 के दिन इथेरियम की ब्लॉकचेन बनाई गई और ठीक एक साल बाद 13 जुलाई 2016 के दिन इथेरियम की ब्लॉकचेन हैक हुई। उस समय के 50 मिलियन वर्थ के इथेरियम चोरी हो गए। क्रिप्टोकरेंसी चोरी की ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। सबसे पहली घटना भी आप इसको मान सकते हैं, जिसके तुरंत बाद इथेरियम की ब्लॉकचेन में दो भागों में डिवाइड कर दिया हार्ड फॉर्क के जरिए, जिसमें दो ब्लॉकचेन बनी। एक इथेरियम क्लासिक जो कि पुरानी ब्लॉकचेन थी, उसको इथेरियम क्लासिक नाम दिया गया, और जो नई ब्लॉकचेन बनाई गई उसको इथेरियम का नाम दिया गया। यानी कि जो आज की इथेरियम क्लासिक की जो ब्लॉकचेन है वो पहले वाली इथेरियम की ब्लॉकचेन थी। 2016 से अब तक इथेरियम के अंदर तकरीबन 3000% बढ़ोतरी हुई है और इथेरियम क्लासिक के अंदर 300% की बढ़ोतरी हुई है। आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले महीने के अंदर 15 से 20 तारीख के अंदर 15-20 सितंबर के बीच में इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर पूरा शिफ्ट हो जाएगा। उसकी ब्लॉकचेन है वो पूरी तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चली जाएगी, यानी कि उसकी माइनिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। हालांकि ये एक टेंटेटिव डेट है, अभी उसके ऊपर कोई फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको यही डेट मिलेगी। ये डेट हम इसलिए मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर इथेरियम के जो टेस्ट नेट का फाइनल टेस्ट था वो भी पूरा हो चुका है। इथेरियम फोर्किंग काउंटडाउन को आप नाइसेस की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 25 दिन 4 घंटे 11 मिनट और 44 सेकंड्स का टाइम अभी फोर्क के लिए बाकी है। फोर्क की जो डेट है वो 15 सितंबर 2022 दी है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 सितंबर 2022 द डेट कैन हैव 1 वीक एरर। तो अभी 15 और 20 सितंबर के बीच में 2.0 पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 सालों से इसकी तैयारी हो रही है, तो कभी ना कभी तो ये लॉन्च होना ही था। तो इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाने के बाद में आगे कौन सा कॉइन माइन करें और माइनिंग कंटिन्यू करनी है या बंद करनी है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या माइनिंग प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक आखिर चीज़ क्या है। मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा, मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। जनरली आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि पहले जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे जितने भी इथेरियम के अंदर, और उसको जो वेरीफाई करने का काम कर रहे थे वो माइनर्स कर रहे थे, और अभी प्रूफ ऑफ स्टेक के आने के बाद में वो सब चीज़ें वेरीफाई वैलिडेट होगी, वो करेंगे वैलिडेटर, या जिसको आप बोलते हैं नोड्स। जिन्होंने एक साल पहले ही नोट्स बुक किए हुए हैं, जिन्होंने अपने 32 इथेरियम वहाँ पर लगाए हुए हैं, जिन्होंने स्टेकिंग किया हुआ है, ये सारी चीज़ को समझना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसके बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम इथेरियम की माइनिंग बंद होने के बाद में क्या क्या सिचुएशन पैदा होगी, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा कि आज की डेट के अंदर अगर इथेरियम का टोटल हैश रेट जो अगर बोला जाए कि जितने भी मशीनें चल रही, जितने भी ग्राफिक कार्ड चल रहे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, मैं यहाँ पर एसिक माइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसिक माइनिंग पूरा अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो भी इथेरियम माइन होता है वो जीपीयू से माइन होता है, और जितने भी जीपीयूज लगे हुए हैं, ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लगे हुए हैं, जितने भी ग्राफिक कार्ड, वो सबकी अगर टोटल हैश रेट लगाई जाए तो वो होती है 1.3 पेटा हैश। पेटा हैश यानी कि एक के पीछे 15 जीरो। ये मेगा ऐसे काफ़ी बड़ा है। और अगर हम एवरेजली माने कि एक ग्राफिक कार्ड 40 हैश रेट का है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि किसी के पास में 30 मेगा हैश पावर देने वाला ग्राफिक कार्ड होगा, किसी ने 50 मेगा हैश वाला लिया होगा, किसी के पास 60-70 अलग अलग ग्राफिक कार्ड की अलग अलग हैश रेट इथेरियम के ऊपर आती थी। लेकिन अगर उन सबको अगर हम एवरेज लगाए तो 40 मेगा हैश पर सेकंड का अगर हैश रेट इथेरियम को माइनिंग करने के लिए हम एवरेज गिनते हैं एक ग्राफिक कार्ड का, तो 1.3 पेटा हैश डिवाइडेड बाय 40 मेगा हैश, टोटल 3 करोड़ 25 लाख ग्राफिक कार्ड आज इथेरियम को माइन करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लगे हुए हैं। तो ये एक आंकड़ा काफ़ी बड़ा है।
और ये टोटल माइनिंग का 80% है, यानी कि 80% इथेरियम और 20% में बाकी सारे कॉइन की माइनिंग हो रही है। और इस 20% में भी कॉइन के डेवलपर, उनके ओनर के खुद के जो मशीन्स लगे होंगे, खुद की सिस्टम्स लगी होगी, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया की नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी है ये, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसकी गैस फी भी ज़्यादा, इसलिए इसको माइन करने से सबको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अगर सोचिए आज रात को अगर इथेरियम 2.0 लागू हो जाता है तो ये 80% जितने भी ये माइनिंग मशीन है वो सब के सब शिफ्ट हो जाएंगे बाकी के कॉइन्स के अंदर। वो बाकी के कॉइन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिरो, रेवन, इथेरियम क्लासिक, नेओक्सा, बीम, अर्गो, सेरो, वर्ट, फ्लक्स, ये सारे जो कॉइन्स हैं वो इथेरियम के बाद आते हैं। कई हद तक ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन आज इथेरियम की माइनिंग हो रही इसलिए ये प्रॉफिटेबल है। कल को अगर इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाती है और ये सारे जो हैशेट है उन कॉइन्स के अंदर बढ़ जाता है तो इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। माइनिंग के अंदर जो प्रॉफिट है वो कैसे बनता है? जिस कॉइन का यूजेस ज़्यादा, उसके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे। ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो उसकी गैस फी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। गैस फी बढ़ेगी तो जो माइनर्स है उनको जो शेयर बटेंगे वो भी ज़्यादा बटेंगे। अब तक ऐसा हो रहा था कि माइनिंग में लोग अपनी मशीनें बढ़ा रहे थे, लेकिन साथ साथ में गैस फी भी बढ़ रही थी और साथ में इथेरियम का यूजेस भी बढ़ रहा था। तो अब तक सब कुछ प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा था, क्योंकि इथेरियम का मैं अगर बोलूँ तो मोर देन 50 से ज़्यादा कॉइन इथेरियम की ब्लॉकचेन इथास एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं और 100 से भी ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर रन हो रहे हैं। डिफाई कॉइन्स, डिफाई प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा है, मेटावर्स के कॉइन भी है और NFT पूरा इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, इथास के ऊपर वर्क करता है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इसके कारण इथेरियम की यूजेज ज़्यादा हो रही थी, उसकी गैस फी ज़्यादा थी, इसके कारण माइनर्स को फ़ायदा भी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अगर मान लें कि इथेरियम के बाद के अगर 10 कॉइन भी हम लेते हैं जो कि थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल है, उसके अंदर अगर ये 3 करोड़ 25 लाख GPUs है, 3 करोड़ 25 लाख जो ग्राफिक कार्ड है वो सारे अगर बढ़ जाते हैं तो एक कॉइन के अंदर लगभग 32 लाख ग्राफिक कार्ड अचानक बढ़ेंगे। फिलहाल अभी एक कॉइन के अंदर तकरीबन 20,000 से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड मैं नहीं मानता हूँ कि चल रहे होंगे, लेकिन अचानक से उस 20,000 के अंदर 32 लाख कार्ड्स और ऐड हो जाते अचानक से, तो आप समझ सकते हैं कि डिफ़िकल्टी कितनी बढ़ जाएगी। अब ये डिफ़िकल्टी क्या चीज़ है? डिफ़िकल्टी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए कि किसी एक खेत में खजाना दबा हुआ है, तो उसको खोदने के लिए अगर 4 आदमी जाते हैं, खजाना निकालते हैं, तो जो खजाना बटेगा वो 4 आदमी के बीच में इक्वली बट जाएगा। लेकिन खजाने की बात अगर पूरे गाँव को पता लग जाती है तो पूरा गाँव उसको खोदने के लिए जाएगा। तो अभी जब खजाना बाहर निकलेगा तो बटेगा तो पूरे गाँव में बटेगा। यहाँ पर जो पहले 4 लोग खोदने के लिए गए थे उसको हिस्सा ज़्यादा आएगा, लेकिन बाद में पूरा गांव जाता है तो वहाँ पर हिस्सा छोटे छोटे भागों में बँट जाता है। तो सेम यही हाल अभी माइनिंग की दुनिया में भी होने वाला है। पहले एक कॉइन को माइन करने के लिए 20,000 ग्राफिक कार्ड लगे थे, लेकिन आज एक कॉइन को माइन करने के लिए अगर 32,20,000 कार्ड लग जाएंगे तो फिर जो माइनर्स है उसको हिस्से में क्या आएगा? उसको बहुत ही कम रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइनिंग मशीन चलती रहे और आप बिजली का बिल भी ना भर पाए। ऐसे में बहुत सारे जो माइनर्स है वो अपने माइनिंग मशीन को शट डाउन करेंगे। जिसके पास में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे, जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे, वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ चांसेस है कि इसमें से जो आधे माइनर्स है वो अपनी माइनिंग को स्टॉप कर सकते हैं तब तक कि जब तक माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े ना। और ये कब बढ़ सकती है कि जब ये बाकी के कॉइन है, फिरो, रेवन कॉइन, नेओक्सा, बीम, अर्गो, सेरो, ये सारे जितने भी कॉइन्स हैं उस कॉइन के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उसके पीछे जो टीम काम कर रही है वो अच्छा काम करे, उसका यूजेस बढ़े, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो, तब जाके ये पॉसिबल है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या हमें इस समय माइनिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कट आपको बोलता हूँ कि अभी आप वेट कीजिए 1 महीने का, क्योंकि जब ये इथेरियम 2.0 पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद ही आप निर्णय लें। पहले देखें मार्केट को कि भाई अभी माइनिंग में प्रॉफिटेबिलिटी रही है कि नहीं रही है। तो मेरा मानना है कि आज की डेट के अंदर आपको माइनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2.0 के बाद में माहौल को देखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए।
लेकिन जो अगर पहले से ही माइनिंग कर रहे हैं, जिनकी माइनिंग मशीन पहले से ही चल रही है, तो वो क्या करेंगे? तो मैं काफ़ी दिनों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि पहले से ही ऑलरेडी 1 महीने पहले से ही बहुत सारी हैशेट जो है वो शिफ्ट होकर के इथेरियम से शिफ्ट होकर के इथेरियम क्लासिक के ऊपर चली गई है। क्योंकि इथेरियम क्लासिक एक इथेरियम का ही पार्ट है। इथेरियम के 2.0 के बाद में इथेरियम क्लासिक की जो ब्लॉकचेन है वो तो चलती रहेगी, क्योंकि वो ब्लॉकचेन इथेरियम से अलग हो चुकी है और वो इथास ना होकर के अभी ईटीसी हैश हो चुकी है। जो ग्राफिक कार्ड के ऊपर पहले इथेरियम के ऊपर हैशेट जितना मिलता था उतना ही हैशेट अभी इथेरियम क्लासिक के ऊपर मिल रहा है। और आपने ये देखा भी होगा कि काफ़ी दिनों से इथेरियम क्लासिक का रेट भी इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि उसके यूज़ केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हो रही है। और कहीं ना कहीं इथेरियम क्लासिक जो है वो इथेरियम के बाद में माइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कॉइन होगा। इसके भी कुछ हम स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। इथेरियम क्लासिक बेस है कोड इस लॉ के ऊपर और कॉइन मार्केट कैप के अंदर इसकी 38 नंबर की रैंकिंग है। उसका मार्केट कैप जो है $5.5 बिलियन का है आज की डेट के अंदर। और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो चल रहा है आज 136 मिलियन का। टोटल सप्लाई इसकी 210.7 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी इसकी 210.7 है। यानी कि जितने कॉइन्स माइन होने हैं वो अभी हुए नहीं हैं, लेकिन सप्लाई भी लिमिटेड है। अभी टोटल कॉइन माइन हो चुके 136 मिलियन और सप्लाई उसकी 210.7 मिलियन है। यहाँ इथेरियम की सप्लाई जो अनलिमिटेड थी, लेकिन यहाँ पर जो इथेरियम क्लासिक की सप्लाई है वो लिमिटेड है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। लिमिटेड सप्लाई होने के कारण इसके यूजेस अगर बढ़ते हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। इसकी इश्यू डेट 23 जुलाई 2016 की है और जो हार्ड फॉर्क हुआ था उसका ब्लॉक नंबर 1920000 था। लेकिन जिसने भी वो इथेरियम चोरी किए थे वो इथेरियम अभी के जो इथेरियम क्लासिक है वो वापस से मार्केट में सर्कुलेट हुए हैं कि नहीं हुए वो अभी तक सस्पेंस है। मेरा मानना है कि उस हैकर ने वेट नहीं किया होगा, वो सारे इथेरियम क्लासिक या इथेरियम जो भी था वो सारे मार्केट में आ चुके होंगे, यानी मार्केट में सर्कुलेट अभी हो चुके होंगे। इसीलिए अचानक से वो इथेरियम मार्केट में आने का जो अंदेशा है वो लगभग ज़ीरो के बराबर है। यानी कि यहाँ पर प्राइस की स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। इसको काफ़ी साल बीत गए हैं तो लोग अभी उस चीज़ को भूल गए हैं कि ये कॉइन्स के अंदर हैकिंग हुई थी और हम आशा करते हैं कि इसके डेवलपर ने इसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव भी की होगी। इथेरियम क्लासिक इथेरियम का ही एक पार्ट है, इसलिए लोगों का भरोसा उसके ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर इथास के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी एक ही दिन के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते। कुछ जो कॉइन्स है वो ईटीसी हैश की एल्गोरिथम के ऊपर भी वर्क करेंगे, जिससे इथेरियम क्लासिक का यूज़ केसेस बढ़ता नज़र आएगा। एक आध दो एक्शन है तो अभी से ही इथेरियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इथेरियम POW और एक इथेरियम POS, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। हालांकि प्रूफ ऑफ स्टेक के फेवर में लोग ज़्यादा है, लेकिन माइनिंग कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है जो ये निर्धारित करेगा कि आने वाला फ्यूचर माइनिंग के लिए क्या होगा। तो कुल मिला के हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इथेरियम 2.0 के बाद में इथेरियम के बाद में जो माइन करने वाले सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन रहेंगे उसमें सबसे नंबर 1 पर रहेगा इथेरियम क्लासिक, जिसकी आज की डेट के अंदर $40 के आसपास प्राइस चल रही है। उसके बाद फीरो और फ्लक्स। इसके बाद बाकी के कॉइन में मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, जिसका अंदाज़ा हम अभी से लगा सकते हैं कि किन कॉइन के अंदर हैशेट में ज़्यादा हलचल हो रही है, कौन सा कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसकी गैस फी क्या है, और अगर माइनिंग हैश रेट यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो उसके सामने उसकी ट्रांजैक्शन भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद में जो मैं 3 कॉइन बताया हुआ है वो कॉइन आपको माइनिंग के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। ये वीडियो मेरा रिसर्च था, मेरा रिसर्च बाकियों से अलग भी हो सकता है। मैं आपको दोहराना चाहूँगा, एक कि जो माइनिंग करने के लिए अभी सोच रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स माइनिंग मशीन बनाना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर ले, इस इवेंट के बाद में वो निर्णय ले। दूसरा, जो लोग फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माइनिंग मशीन ना लगा करके वो सीधा इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करें। इसका एक रीज़न है क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि इथेरियम की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है और हर साल उसमें काफ़ी सारे इथेरियम माइन होके नए ऐड होते थे। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के पर शिफ्ट होने के बाद में माइनिंग बंद हो जाएगी तो नए इथेरियम बनना बंद हो जाएंगे और जो गैस फी है वो भी बंद होती रहेगी।
तो इथेरियम का सप्लाई धीरे धीरे कम होगा, ना कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर उसकी प्राइस इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से आप इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। दूसरा, जो लोग बोल रहे थे कि जीपीओ की प्राइस और कम हो सकती है कि नहीं है, तो भाई जो चीज़ पहले 80,000 मिले थे वो आज 50,000 में मिल रही है। इससे कम तो कंपनी को ही नहीं पड़ेगा, तो प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर माइनिंग के अंदर प्रॉफिट बाद में धीरे धीरे बढ़ता है तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन प्राइस कम होने के चांसेस बहुत कम है। सेकेंड हैंड कार्ड जो है वो आपको सस्ते मिल सकते हैं। जिन लोगों ने माइनिंग स्टार्ट कर रखी है और अभी पे आउट आने में थोड़े दिन उनके बाकी है, तो वो पे आउट को थोड़ा और लंबा खींचे, क्योंकि अगर आपने आज पे आउट ले लिया और आप दोबारा से इथेरियम ही माइन करते हैं तो आपका जो पे आउट है वो फंस सकता है पूल के ऊपर। तो अपने पे आउट को भी ऐसे मैनेज करना है कि आपका पे आउट पूल पे भी ना फंसे और आपके कॉइन आपके पास ही रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दोस्तों जय हिंद।